जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक, और अनुसूचियां हैं और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं, एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएं, ठीक। और बाकी जो कुछ पॉइंट्स बचेंगे, ठीक, वो एक उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। फ़िलहाल ये इस वीडियो में कोशिश यही रहेगी सब कुछ ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और जल्दी से अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए, ठीक, और सब्सक्राइब वाला भी काम कर ही लीजिए। तो सबसे पहले हम संविधान की प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, ठीक। तो भारत का संविधान, तो लिखा क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी, ठीक, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारे संविधान की प्रस्तावना को लिखा गया है। अब जैसे यहाँ से अगर क्वेश्चन बनने की बात आती है तो क्वेश्चन ऐसे पहली लाइन से तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि आपको एक ये सारे जो यहाँ पे सारे नाम दे दिए जाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लेकिन इनका क्रम जो रहेगा वो इधर उधर कर दिया जाएगा, ठीक। तो आंसर में आपको क्या लिखना होगा, ऐसा क्रम आपको ढूंढना होगा ऑप्शंस में जिनमें ये क्रम सही लिखा हो, कि सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक। तो ये अब हमारे प्रस्तावना में देखिए न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार के न्याय हैं, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 प्रकार की, याद रखिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। और ये डेट आप याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया हमारा संविधान, ठीक। और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो भारत ये प्रस्तावना की बात कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यहाँ पर आर्टिकल 1 से 4 तक हैं। तो पहले में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र हैं। जैसे वर्तमान में आप सबको पता है कि 28 राज्य हैं और 8 जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। तो ये तो हो गया। आर्टिकल 2 कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो जो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना होगा वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत। आर्टिकल 3 क्या है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन। आपने देखा होगा कि कई स्थानों के नाम बदले गए हैं, तो इसी आर्टिकल के तहत यहाँ पे देखिए लिखा है कि नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमाओं में या राज्य के क्षेत्रों में। चौथा जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के जो संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद बनाई गई विधियाँ, ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। अब भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 बताता है नागरिकता के बारे में। किसके बारे में बताता है, नागरिकता के बारे में। और ये अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो पहले में यही है कि भाई संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जो भी लोग जन्मे हैं उनको संविधान के प्रारंभ से ही नागरिकता मिली है। 6 में है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार। ऐसे ही 7 में पाकिस्तान को जाने वाले, ठीक, भारत से पाकिस्तान को जानने वाले। 8 में क्या है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार।
अनुच्छेद 9 में है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। मतलब आप अगर किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी जो भारतीय नागरिकता होगी वो ख़त्म कर दी जाएगी। आर्टिकल या अनुच्छेद 10 क्या है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ठीक। और अनुच्छेद 11 है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार या विधि द्वारा विनियमन करना। मतलब नागरिकता से संबंधित जो भी चीज़ें हैं संसद उन पे अपना क्या बोलते हैं एक्ट बना सकती है ना, उससे संबंधित जो भी है वो काम कर सकती है। तो भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है भाग 3 की, जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है और ये तो आपको पता ही होने चाहिए। भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन है। तो पहले में तो परिभाषा ही है, मतलब अनुच्छेद 12 में परिभाषा बताई गई है, ठीक। अनुच्छेद 13 में क्या है कि मूल अधिकारों में असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियाँ। अनुच्छेद 14, लेकिन इससे पहले जानिए कि ये क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे मूल संविधान में 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन फिर एक कम कर दिया गया संपत्ति का अधिकार, तो 6 बचे हैं, तो वही आपको पढ़ना है। तो पहला है समता का अधिकार, ठीक। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। तो पहला जो अनुच्छेद 14 है उसमें क्या बताता है कि विधि के समक्ष समानता। मतलब कोई भी व्यक्ति कितना अमीर गरीब कुछ भी हो, विधि के समान मतलब कानून के नज़रों में सभी व्यक्ति समान समझे जाएंगे, ठीक। लेकिन कुछ स्पेशल केस भी हैं, अपवाद भी हैं, जैसे राष्ट्रपति, उसको कुछ स्पेशल पावर प्राप्त है इस संबंध में। एमएलए एमपीज़, ठीक, कि भाई सदन के दौरान अगर विधानसभा या फिर संसद में मतलब वो सदन में है तो फिर उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते आप। तो सबका अलग अलग सिस्टम है, कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं। तो अनुच्छेद 15 है कि आप धर्म, मूल वंश, जाति या जन्मस्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध, ठीक। 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। तो ये आपने समता के अधिकार के अंतर्गत 14, 15, 16, 17, 18 टोटल 5 अनुच्छेदों को देखा। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से 25 के बीच है, ठीक। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से 22 के बीच है। और अगर आप इनके अंदर पढ़ेंगे ना तो बहुत डिटेल में है इन सब के बारे में वर्णन, लेकिन हम यहाँ पे एक रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं कि एक मोटा मोटा संविधान आपके दिमाग में बना रहे, ठीक। तो ये मत सोचिएगा कि काफ़ी पॉइंट छूट गए हैं, बल्कि एक ओवरव्यू देने की कोशिश की गई है इस वीडियो के माध्यम से। अनुच्छेद 9 क्या है? वाक स्वतंत्रता आदि विषयों पर कुछ अधिकारों का संरक्षण। अब अनुच्छेद के अंतर्गत भी कई सारे इसके पार्ट में मतलब सब आर्टिकल कह सकते हैं, जैसे 19(1) का कुछ और है ऐसे ही। तो एक प्रकार से जानिए कि आर्टिकल 19 में, अनुच्छेद 19 में क्या है कि वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 का शिक्षा का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है। तो 21 का में क्या है? शिक्षा का अधिकार, और 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक। इतनी बात हो गई है। अब हम चलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक। ये भी एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 23 से 24, इसमें 2 ही हैं। तो अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध, और अनुच्छेद 24 जो है वो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, इस पर बात करता है। इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है, ठीक। देख लेते हैं तो अनुच्छेद 25 में है कि अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, ठीक। मतलब टैक्स फ्री रहेगा सिस्टम। अनुच्छेद 28 कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत क्या है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक। और इसके बाद
ये जो लिखा गया है कुछ विधियों की व्यावृत्ति अनुच्छेद 31 का से 31 का, ठीक। 31 का है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाले विधियों की आवृत्ति। 31 का कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। 31 का कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने की ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, कि ये आपको पढ़ना ही नहीं है। तो 30 है। इसके बाद आपको बस मेन आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 32, ठीक। 30 के बाद आप अनुच्छेद 32 अपने ध्यान में रखिए कि अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और उसके अंतर्गत 5 रिटें जारी की जा सकती। अनुच्छेद 32 में क्या है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार हैं। 33 में है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में मतलब उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 में है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 35 क्या है कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, ठीक। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार हो चुके हैं भाग 3 के अंतर्गत जो भी आते हैं। अब भाग 4 में हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी, ठीक, या जिसे हिंदी में आप लोग कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका जिक्र किया गया है। तो अनुच्छेद 36 में तो परिभाषा ही है राज्य की। 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 28 क्या है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि और सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। अनुच्छेद 39 का इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। 40 इम्पॉर्टेंट है, इवन अधिकतर राज्य के नीति निर्देशक तत्व इम्पॉर्टेंट है और पेपर में देखने को मिल जाते हैं। ग्राम पंचायतों गठन जो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 41 में क्या है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में क्या है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट है कि प्रसूति सहायता का उपबंध कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 43 में क्या है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह और मजदूरी, ठीक। 43 का में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। 43 खा में दिया गया है सहकारी मतलब समितियां जो होती हैं सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, ठीक। ऐसे ही आगे हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 44 इम्पॉर्टेंट है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ठीक। 45 में क्या है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि के बारे में बताया गया है। 47 में अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, इस बारे में बताया गया। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में बताया गया है जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही 48 का भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा के बारे में इसमें बताया गया है। 49 भी इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। तो 49 में क्या करेंगे, जो स्मारक हैं, स्थान हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं उनका संरक्षण करने की बात कही गई है। तो डीपीएसपी में अधिकतर सभी इम्पोर्टेंट है। इवन आपको भाग 1 से लेकर मतलब अनुच्छेद 1 से लेकर और इधर मूल कर्तव्य तक एक एक अनुच्छेद रटे होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इधर इतना पार्ट। बाकी आगे का भी है लेकिन इधर तो आपको अधिकतर याद होने चाहिए। 5वां जो अनुच्छेद है वो कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, और अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है, ठीक। अब हम मूल कर्तव्य की बात करेंगे। मूल कर्तव्य जो बाद में जोड़े गए थे, भाग 4 का बना दिया गया था, ठीक। मूल कर्तव्य ये अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत है, अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत है। तो पहला है कि संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ग है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। घ है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी मतलब भारत के सभी लोग, ठीक, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो कि
धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ण पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के विरुद्ध हों। ऐसे ही अगला कर्तव्य है कि हमारी जो सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी क्या करें, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अगला है सार्वजनिक संपत्ति की क्या करें, सुरक्षा करें और आप हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी कार्यों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक, इसके बाद जो जोड़ा गया था वो ये है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक का प्रीतपाल के लिए शिक्षा के अवसर क्या करें, उपलब्ध कराएं। मतलब 6 से प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं, जो 6 से 14 वर्ष तक के लिए है। तो यहाँ पर आपने देखा कि भाग 4 का मूल कर्तव्य 51 का अनुच्छेद के अंतर्गत समाप्त हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 5 में क्या है, संघ के बारे में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में है। तो और ये अनुच्छेद 52 से 151 तक है। तो चलिए पढ़ते हैं। भाग, आप इसको अध्याय 1 में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई अध्याय 1 में कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में है, अनुच्छेद 52 से 73। ठीक, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है और 55 में क्या है, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति होगी। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, 57 में पुनर्विचार के लिए पात्रता, 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ, 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, अनुच्छेद 60 में शपथ का प्रावधान है, राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में, और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात की गई है। तो 60 और 61 इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग। इसके बाद 62 क्या है, अनुच्छेद 62 की राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का जिक्र है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वो अनुच्छेद 63 में है। 64 में क्या है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि जब भाई राष्ट्रपति के आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, मतलब अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि राष्ट्रपति नहीं है तो उस समय राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक, उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा, वाइस प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 66 है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। 68 में क्या है, 68 में है कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ऐसे ही 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। 71 में क्या है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के से संबंधित या संसक्त विषय। अनुच्छेद 72 इम्पॉर्टेंट है, इसमें भाई राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को बताया गया है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है। इसके बाद 2 अनुच्छेद 74 और 75, ये मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है कि अनुच्छेद 74 इम्पॉर्टेंट है। ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंधों का प्रावधान है। और अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का एक महान न्यायवादी होगा। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत अनुच्छेद 76 भारत का एक महान न्यायवादी हो गया। इसके बाद अनुच्छेद 77 में क्या है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन, और 78 में राष्ट्रपति को जानकारी आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 78 में है। अब हम संसद की भी बात कर लेते हैं। तो 79 में संसद के गठन की बात कही गई है और 80 में राज्यसभा की और वहीं 81 में लोकसभा की बात की गई है। तो 79, 80, 81 संसद, फिर राज्यसभा और लोकसभा। 82 में क्या है, अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः
समायोजन। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की कार्यावधि के बारे में है। 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 86 में क्या है, सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण और 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। तो ये अनुच्छेद इन सबसे रिलेटेड हैं। अब संसद के अधिकारी जो अनुच्छेद 89 से 98 के बीच में है, तो देख लेते हैं कि एक अनुच्छेद इसके भी। तो 89 में क्या है कि राज्यसभा का सभापति और एक उपसभापति होगा। आप सबको पता है राज्यसभा का एक सभापति होगा और उपसभापति होगा। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद जो है वो रिक्त होना, त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 में क्या है कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 92 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है। और 94 में क्या है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद त्याग और पद से हटाया जाना, इस बारे में बात जो है अनुच्छेद 94 में कही गई है। अनुच्छेद 95 की बात करें तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 96 में क्या है, अनुच्छेद 96 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो उसका पीठासीन ना होना, ये 96 में कहा गया है। अनुच्छेद 97 में सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में है। वहीं 98 में संसद का सचिवालय इसके बारे में है। ठीक, अनुच्छेद 99 की बात करें तो 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात है। वहीं अनुच्छेद 100 में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गढ़ पूर्ति के बारे में है अनुच्छेद 100 में। अब अनुच्छेद 101 की बात करते हैं तो स्थानों का रिक्त होना इस संबंध में है। 102 में सदस्यों के लिए निर्हरताएँ, 103 में सदस्यों की निर्हरताएँ, ठीक, 102 में सदस्यता के लिए, वहीं 103 में सदस्यों के लिए। अनुच्छेद 104 क्या कहता है कि अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ होने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति, इसके बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 105 और 106 क्या है, तो अनुच्छेद 105 कहता है कि संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। ठीक, तो इसमें समितियों की शक्तियाँ और विशेषाधिकारों की बात कही गई है। वहीं 106 में सदनों के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 107 है विधायकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। 108 इंपॉर्टेंट है, ये संयुक्त बैठक बताती है, ये आप याद रखिएगा कि संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में। वहीं 109 भी इंपॉर्टेंट है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, और 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। 111 में विधेयकों पर अनुमति है। 112 इंपॉर्टेंट है कि जो बजट है वो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। बजट शब्द का हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है लेकिन 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण ये के नाम से 112 में दिया गया है। 113 में क्या है, संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। वहीं 114 में विनियोग विधेयक के बारे में बात कही गई है। 115 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में बात कही गई। 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान की बात कही गई है। 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अब हम 118 की बात करते हैं तो 118 में प्रक्रिया के नियम है। 119 में संसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 120 में संसद के प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो संसद में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी इसका उपबंध जो है वो अनुच्छेद 120 में किया गया है। अनुच्छेद 121 संसद के चर्चा पर निर्बंधन। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ये है। तो न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ये अनुच्छेद 122 में उल्लिखित है। ठीक, 122 हो गया। 123 में क्या है कि संसद के
123 में है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, तो अनुच्छेद 124 के तहत भारत में क्या उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है अनुच्छेद 124 में। 124 का में क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। 124 खा में आयोग के कृत्य। 124 गा में विधि बनाने और संसद की शक्ति से संबंधित बातें हैं। 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में बातें हैं। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की जो नियुक्ति है, ठीक। 126 तक बात हो गई है। अब 127 की बात करते हैं, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 127 में है। अनुच्छेद 128 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, ठीक। अनुच्छेद 129 ये इम्पॉर्टेंट है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, मतलब उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय भी है, ये अनुच्छेद 129 में बताया गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। अनुच्छेद 123 में उच्चतम न्यायालय का स्थान। 131 में उच्चतम न्यायालय का आरंभिक अधिकारिता। 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 133 में क्या है कि उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 134 की बात करें तो डांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। वहीं 134 का की बात करें तो उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, ठीक। 134 तक बात हो गई है। अब अनुच्छेद 135 की बात करते हैं, तो विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम द्वारा प्रयोग तक होना। 136 की बात करें तो अपील के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन। 137 में निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन। 138 अनुच्छेद 138 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि से संबंधित बातें बताई गई हैं। वहीं 139 में कुछ रिट निकालने की शक्ति का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, ठीक। और 139 का में कुछ मामलों का अंतरण, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 140 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां हैं इसमें। अनुच्छेद 141 में क्या है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना, मतलब अगर जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई भी विधि घोषित करती है तो सभी न्यायालयों, जो जितने भी न्यायालय हैं उससे छोटे, मतलब हाई कोर्ट्स हो गए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह में जितने भी कोर्ट्स होते हैं वो सब पे लागू होंगे। 142 अनुच्छेद कहता है कि उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और इस प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। अनुच्छेद 143 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति इम्पॉर्टेंट है, ठीक। कि राष्ट्रपति जो होता है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन उसकी सलाह को माने ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये अनुच्छेद 143 में दिया गया या 143। अनुच्छेद 144 की बात करें तो सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 145 की बात करें तो न्यायालय के नियम हैं। अनुच्छेद 146 में उच्चतम न्यायालय और अधिकारी और सेवक तथा व्यय के बारे में है। 147 में निर्वाचन के बारे में है, ठीक। अब यहाँ पर हम 147 तक हो गया था, अब हम 148 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 148 में क्या है, तो अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, ठीक। 148 याद रखिएगा, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और 149 में इसी जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा उसके कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 150 में संघ के और राज्य के लेखाओं का प्रारूप बताया गया है। अनुच्छेद 151 में संघ परीक्षा प्रतिवेदन के बारे में बताया गया है। अब हम भाग 6 की बात करते हैं और आप ये सब जान लीजिए कि जो भाग 6 है उसमें राज्य के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 152 से 237 तक, ठीक। तो अनुच्छेद 152 में जो है वो राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 152 में 153 की बात करें तो अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल, मतलब एक जो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ऐसी बात 153 में कही गई है। अनुच्छेद 154 की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति है वो अनुच्छेद 154 में बताई गई है। अनुच्छेद 155 में क्या है कि राज्यपाल के नियुक्ति के संबंधित है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि है। 157 में राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं हैं, मतलब कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए कि राज्यपाल नियुक्त
हो सके। ठीक, और अनुच्छेद 148 की बात करें तो राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है। 160 अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। तो 100 जैसे राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त, वैसे ही क्षमा और कुछ केसों में 161 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को भी ऐसी पावर दी गई हैं। अनुच्छेद 162 की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में है। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद से संबंधित जो अनुच्छेद हैं। तो मंत्रिपरिषद, तो अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता देने के लिए, जैसे राष्ट्रपति जब आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पर राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए जैसे मंत्रिपरिषद थी, वैसे ही राज्यपाल को मतलब राज्य में सहायता देने और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और किस अनुच्छेद में जिक्र है, ये 163 में बताया गया है। अनुच्छेद 164 की बात करें तो मंत्रियों के बारे में जो भी अन्य उपबंध हैं उसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 165 जो है इसमें राज्य का महाधिवक्ता होगा। ठीक, तो राज्य का महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 165 में है। ठीक है, यहाँ पर भी राज्य 165 में राज्य का अधिवक्ता। 166 की बात करें, अनुच्छेद 166, तो अनुच्छेद 166 में है कि राज्य की सरकार के कार्य का संचालन संबंधी बातें हैं। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो चीफ मिनिस्टर यानी सीएम के क्या कर्तव्य होने चाहिए, तो उसकी जो जानकारी वो आपको अनुच्छेद 167 में मिलेगी। ठीक, और किसको जानकारी देगा, राज्यपाल को। अब यहाँ पर राज्य का विधानमंडल संबंधी अनुच्छेद है वो 168 से 212 तक है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 168 की बात करें तो इसमें राज्य के विधानमंडलों के गठन के बारे में बताया गया है। ठीक, राज्य के विधानमंडलों के गठन संबंधी बातें इसमें क्या कहीं बताई गई हैं। अब अनुच्छेद 169 या 169 में राज्यों में विधान परिषदों की रचना, 170 में विधानसभाओं की रचना के बारे में है और 171 में विधान परिषदों की संरचना के बारे में है। 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि के बारे में है। 173 राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता, ठीक, कि कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए। 174 अनुच्छेद में क्या है कि राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में बताया गया है। ठीक, तो यहाँ पर 174 तक हो गया है। अब हम अनुच्छेद 175 की बात करते हैं। तो 175 में क्या है कि सदन या सदनों में, ठीक, अनुच्छेद 175 कहता है कि सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण दिया गया है। अनुच्छेद 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके बारे में बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, इसके बारे में प्रावधान जो है वो आर्टिकल 179 में बताया गया है। आर्टिकल 180 की बात करें तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों के बारे में है और पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य की शक्ति। ठीक, जब अध्यक्ष नहीं होता है तो उसका कार्य कौन करता है, उपाध्यक्ष करता है। ये कहाँ बताया गया, अनुच्छेद 180 में बताया गया। अनुच्छेद 181 की बात करें तो जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। ठीक, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। तो 182 तक हो गया है। अब 183 देख लेते हैं। अनुच्छेद 183 है सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने के संबंध में। अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 185 में क्या है कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 186 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा उपसभापति के वेतन और भत्ते के बारे में है। वहीं 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय है। ठीक, अब अनुच्छेद 188 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 188 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में है। 189 या 189 तो सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य की शक्ति और गणपूर्ति के बारे में है।
अनुच्छेद 190 जो है वो सदस्यों के रिक्त होने के संबंध में, वहीं 191 इसमें सदस्यों के लिए निर्भरताएं से संबंधित है। 192 में, ठीक है, 192 में सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। वहीं 193 में अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने पर प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए सस्ती। ठीक, तो ये बातें हैं। इसके बाद अनुच्छेद 194 आ जाता है। 194 की बात करें तो विधानमंडलों के सदस्यों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति के संबंध में और कुछ विशेषाधिकार भी हैं। और 195 में वेतन और भत्ते हैं सदस्यों के। 196 विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। 197 में धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन है। 198 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात की गई है। ठीक, धन विधेयक के संबंध में, और हम लोग राज्य की बात कर रहे हैं, आप ध्यान में रखिएगा। 199 में धन विधेयक की परिभाषा है। ठीक, और 200 में विधेयकों पर अनुमति के बारे में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक, इसके बारे में बात कही गई है। ठीक, अब अनुच्छेद 202 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई, जिसे आप बजट के नाम से जानते हैं। वहीं अनुच्छेद 203 में क्या है, विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक है। अनुच्छेद 205 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में बातें बताई गई हैं। वहीं अनुच्छेद 206 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान की बातें कही गई हैं। फिर अगला क्या है, 207। तो अनुच्छेद 207 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध बताया गया है। 208 क्या है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 208 जो है उसमें प्रक्रिया के नियम हैं। और 209 में राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 210 में क्या है कि विधानमंडल में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, इसके संबंध में है। अनुच्छेद 211 में विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। वहीं 212 में न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जाँच न किया जाना। ठीक, तो विधानमंडल में कार्यवाही जो होती है उसकी जाँच न्यायालय नहीं कर सकता है, अनुच्छेद 212 में है। अब राज्यपाल की विधायी संबंधी शक्ति देखते हैं, वो 213 में। ठीक, तो अध्यादेश, जैसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 1, 2, 3, ठीक, 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, तो राज्य में राज्यपाल को भी 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो आप 213 को पलट दीजिए तो 123 बन जाएगा, तो याद करने का एक बेहतर तरीका है। ठीक, अब 214 देखते हैं। तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, जैसे 124 में, ठीक, आप 124 में सुप्रीम कोर्ट पढ़े थे, अब 124 में 2 को आगे लाइए और 1 को पीछे, तो 214 बन जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है और 214 जो है वो हाई कोर्ट के बारे में बताता है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं और आसान हो जाता है याद करना। 215 क्या है, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 216 उच्च न्यायालयों का गठन। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। ठीक, 219 में। अब 220 की बात करते हैं। अनुच्छेद 220 में क्या कहा गया है, स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। ठीक, अनुच्छेद 221 में न्यायालयों के वेतन के बारे में बताया गया है। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 का में उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 में विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। 226 में कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, 226 में हाई कोर्ट क्या करता है, कुछ रिट जारी कर सकता है। 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। 228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। 228 तक हो गया। उसके बाद हम 229 अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद 229 क्या है, आर्टिकल 229 क्या है, उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय के बारे में है। वहीं 230 जो है अनुच्छेद वो उच्च न्यायालयों की अधिकारिता,
का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। वहीं 231 की बात करें, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, मतलब 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना। इसका जो प्रावधान है 231 में, इसको भी आप याद कर लीजिए। ठीक, अब अधीनस्थ न्यायालयों की बात करते हैं, अनुच्छेद 233 से 238 के बीच। तो 233 में क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 233 का में कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण। इसके बाद अनुच्छेद 234 में न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण और 236 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ठीक, 236। वहीं 237 की बात करें तो अनुच्छेद 237 में कुछ वर्गों या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। तो भाग 6 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 तक ये पढ़ लेते हैं। तो 239 क्या है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। 239 का में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन। ठीक, मतलब दोनों हो सकती हैं, विधान सभा भी विधान परिषद भी कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में। 239 का और पार्ट जो इसका का है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध बताया गया, ये याद कर सकते हैं आप। 239 का के पार्ट खा में सांविधिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा के बारे में उपबंध है। 239 खा में विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश स्थापित करने की प्रशासक की शक्ति। 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक, तो ये हो गया है। अब हम भाग 9 इम्पॉर्टेंट है, पंचायत के बारे में है। ठीक, तो पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा तक है। तो 243 में तो परिभाषाएं हैं। 243 का में ग्राम सभा के बारे में है। 243 खा में पंचायतों के गठन के बारे में। 243 गा में पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। 243 घा में स्थानों का आरक्षण, ठीक, इन्हीं पंचायतों में। 243 अंगा में पंचायतों की अवधि आदि के बारे में बताया गया। वहीं 243 चा में सदस्यों के लिए निर्भरताएँ। 243 छा पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद जा में पंचायतों द्वारा कर आरोपित करने की शक्तियाँ, कर आरोपित करने की उनकी जो शक्तियाँ और निधियाँ हैं। 243 झा, फिर इया और टा। ठीक, क्रम से देखो तो वित्त आयोग का गठन झा में है, इया में लेखाओं निर्वाचन और पंचायतों के लिए निर्वाचन, इसकी बात यहाँ पर की गई है। ठीक, तो ये हो गया आपका। और 9 का में नगर पालिकाएँ हैं, अनुच्छेद 243 ता से 243 या और छा तक। तो ये नगर पालिकाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। तो 243 ता में क्या है, नगर पालिकाएँ। फिर 243 था में नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में बताया गया है। 243 दा में नगर पालिकाओं की संरचना। 243 धा में वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। 243 ना में स्थानों के आरक्षण के बारे में है। किसके बारे में, वो भी हम नगर पालिका के बारे में बात कर रहे हैं। तो 243 पा में नगर पालिकाओं की अवधि। 243 फा में सदस्यों के लिए निर्भरताएँ। बा में नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। उसके बाद नगर पालिका द्वारा कर आरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ। फिर 243 में वित्त आयोग, ये मतलब नगर पालिका से संबंधित है। ठीक, या में नगर पालिकाओं के लेखाओं की संघ परीक्षा। या के पाठ का में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। उसके बाद या खा में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। या गा में इस राज्य का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना। इसके बाद या घा में जिला योजना के लिए समिति। या अंगा में महानगर योजना के लिए समिति। फिर इसके बाद चा में विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। ठीक, और निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, ये बताया गया। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति के बाद जनजाति क्षेत्र के बारे में है। 244 का में तो अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। और का में असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद दोनों का सृजन। ठीक है, भाग 11 की बात करते हैं। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। ठीक, अब विधायी संबंध की बात करते हैं जिनका जिक्र 245 से 255 के बीच है।
तो 245 में क्या कहा गया है कि संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। 246 में संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, ये आप पढ़ सकते हैं। 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, ठीक, मतलब ऐसे विषय जो ना तो संघ सूची में है, ना ही राज्य सूची में, ना ही संवर्ती सूची में, तो ये अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ उसी के बारे में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। 249 में राज्य सूची में विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। इसके बाद 249 हो गया है। अब जो 250वां अनुच्छेद है वो कहता है कि यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। ठीक, मतलब अगर आपातकाल लगा हुआ है तो संसद कोई राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना चाहे तो बना सकती है, वही शक्ति के बारे में बताया गया है। 251 में संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। 255 में सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। ठीक, तो यहाँ पर हो गया है आपने विधायी संबंधी जो शक्तियाँ देखी। अब प्रशासनिक संबंध भी देख लेते हैं। तो 256 में राज्यों और संघ की बाध्यता। 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। 258 में कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति। 258 का में संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। 260 में भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ। इसके बाद जल संबंधी विवाद अनुच्छेद 262। तो अनुच्छेद 262 जो है वो अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन इस संबंध में है, अनुच्छेद 262। 263 की बात करें तो अनुच्छेद 263 राज्यों के बीच समन्वय, तो अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध, ये 263 में है। अब भाग 12 की बात करते हैं। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है। ठीक, वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद, अनुच्छेद 264 से 300 का। तो पहला वित्त के बारे में पढ़ लेते हैं। तो 264 में इनका निर्वचन है। 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। 266 में राज्य और राज्यों की संचित निधि और लोक लेख है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। 266 में संचित निधि और 267 में आकस्मिक निधि। 66 में संचित, 67 में आकस्मिक निधि, तो ये आप याद कर लीजिए। 268 की बात करें तो अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क के बारे में बताया गया है। 268 का की बात करें तो संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाला और संघ तथा राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाला सेवा कर के बारे में है। 269 की बात करें तो संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। 270 में उद्ग्रहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। 271 में कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार। 273 में जूट पर और जूट उत्पाद पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान, ऐसी बात बताई गई है। वहीं 274 की बात करें तो ऐसे कराधान पर जिनमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा, इनकी बात बताई गई है। 275 अनुच्छेद 275 की बात करें तो कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 276 की बात करें तो वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। 277 में व्यवृत के बारे में। 279 में शुद्ध आगम आदि की गणना। 280 इंपॉर्टेंट है वित्त आयोग की स्थापना। ठीक, 280 क्या है, इंपॉर्टेंट है वित्त आयोग की स्थापना 280, और 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि वित्त आयोग किस में है, 280 में है। अनुच्छेद 280 में बताया गया वित्त आयोग के बारे में। अब अनुच्छेद 282 की बात करते हैं। तो 282 में संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए दिए जाने वाले व्यय। अनुच्छेद 243 की बात करें तो संचित निधियों, आकस्मिकताओं निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा। 284 की बात करें अनुच्छेद तो लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा
प्राप्त वादककर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 की बात करें, संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट मिलेगी। 286 की बात करें तो माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में, निर्बंधन के बारे में बताया गया। 287 विद्युत पर करों से छूट। 288 राज्य या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। 289 की बात करें तो राज्य की संपत्ति और आय को संघ से कराधान की छूट। ठीक, तो 289 तक यहाँ पर हो चुका है। अब हम बात करते हैं 290, आर्टिकल 290 अनुच्छेद 290। तो अनुच्छेद 290 क्या है, कुछ व्ययों और पेंशनरों के संबंध में समायोजन। 290 का में कुछ देवस्व निधियों को वार्षिक संदाय। ठीक, अब उधार लेना इस संबंध में जो अनुच्छेद 292 से 93, तो 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना और 293 में राज्यों द्वारा उधार लेना, इस बारे में बताया गया है। अब संपत्ति संविदाएं अधिकार दायित्व के बारे में 294 से अनुच्छेद शुरू होते हैं। तो 294 में क्या है कि कुछ दशाओं में संपत्ति अस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तरदायित्व। ठीक, 295 में अन्य दशाओं के संपत्ति, अस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। 296 में राजगामी या व्यपगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। 297 में राज्य क्षेत्रीय, सागरखंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीज़ों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। 298 अनुच्छेद व्यापार करने की शक्ति है। 299 में संविदाएँ हैं और 300 में वाद एवं कार्यवाहियाँ हैं। संपत्ति का अधिकार ये है, 300 का में है, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए कि विधि के प्राधिकारों के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाए, ये अनुच्छेद 300 का में बताया गया है। अब भारत के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसका जिसके बारे में बताया गया, इसके बारे में अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में बताया गया। तो अनुच्छेद 301 कहता है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 302 कहता है व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। अनुच्छेद 305 में विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 307 की बात करें तो अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। ठीक, तो यहाँ पे हो गया। अब हम भाग 14 की बात करते हैं। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। तो पहला सेवाएं की बात करते हैं, सर्विसेज की बात करते हैं। 308 में निर्वचन है। 309 में संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें हैं। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 311 में संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। 312 इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय सेवाएं इसी में है। 313 संक्रमणकालीन उपबंध। तो अखिल भारतीय सेवाएं का जिक्र कहाँ है, अनुच्छेद 312 में है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अब हम 315 की बात करते हैं। तो 315 में ये भी इम्पॉर्टेंट है, संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग इम्पॉर्टेंट है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग इम्पॉर्टेंट है, 315 में है। अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में है। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृत्ति की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य हैं। 321 में लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। लोक सेवा मतलब जैसे यूपीएससी बोलते हैं। 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय के बारे में और वहीं 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में बताया गया है। अब भाग 14 का की बात करते हैं, अधिकरण, और अनुच्छेद 323 का से 323 खा में। तो 323 खा में प्रशासनिक अधिकरण है और 323 खा में अन्य विषयों के लिए अधिकरण है। ठीक, अब हम भाग
15 की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निर्वाचन से संबंधित है। ठीक, भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 324 से 329। तो 324 अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। तो निर्वाचन आयोग इसमें 324 में। 325 में कि धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। 326 में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 327 में विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 में किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, ये बताया गया है 329 में। अब भाग 16 की बात करते हैं। भाग 16, ठीक, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण 330 में है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 334 में राज्यों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधि का 70 वर्ष के पश्चात न रहना। जो यहाँ पर लोकसभा में जो 2 सीटें नहीं होती एंग्लो इंडियन के लिए, वो अब समाप्त कर दी गई हैं, ध्यान में आप लोग रखिएगा। 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों के संबंध में है। अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 338 इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और 39 में क्या है, अनुशासित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के संबंधित कल्याण के बारे में संघ का निर्णय, ठीक, नियंत्रण। 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति है। 341 में अनुसूचित जातियाँ और 342 में अनुसूचित जनजातियाँ हैं। तो भाग 16 तक हो गया है। अब भाग 17 की बात करते हैं। तो भाग 17 में राजभाषा के बारे में है, ठीक, इम्पॉर्टेंट है। तो ये पहला भी इम्पॉर्टेंट है कि 343 अनुच्छेद, इसके तहत संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, लिपि जिसकी देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अब प्रादेशिक भाषाएं इसी के अंतर्गत 345 से 347। तो 345 में राज्य की राजभाषाएं हैं। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। 347 अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध, ये हो गया। अब उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों आदि की भाषा के बारे में अनुच्छेद 348 से 349 के 2 अनुच्छेद बताया गया है। तो अनुच्छेद 338 में क्या है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अध्याय 4 विशेष निर्देश की बात करते हैं। तो ये है अनुच्छेद 350। 350 में क्या है कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। तो ये 350 का में है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। 350 का में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की बात कही गई है। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए। 351, ठीक। तो ये भाषा संबंधी बात होगी। अब अनुच्छेद भाग 18 की बात करते हैं, वो आपातकाल से संबंधित है और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़िए। 352 से 360 के बीच आपातकाल के बारे में हमारे संविधान में जिक्र किया गया है। 352 की बात करें तो इसमें आपात की उद्घोषणा है। 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। 354 में ये बताया गया कि जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। 355 में बताया गया कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। 356 में राज्यों में सांविधिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 357 में
अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। तो यहाँ आपको 352 याद रखना है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल तो अभी हमारे देश में एक बार भी नहीं लगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। 358 की बात करें तो आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। 359 में आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन, ठीक। और 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो भाग 18 आपातकाल, और यहाँ पर आपने देखा अनुच्छेद जो इससे संबंधित है। भाग 19 में प्रकीर्ण है। तो 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। 361 का में संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। 361 खा में लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्भरता। 363 में क्या है कि कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। 363 का में देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत। 364 में महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध है। 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उसको प्रभावी करने में असफलता के प्रभाव। 366 परिभाषाएं। फिर 367 में निर्वचन। भारत का संविधान का संशोधन भाग 20, ठीक। तो संविधान संशोधन भाग 20 में है अनुच्छेद 368। ये नहीं पढ़ना आपको, ये यहाँ पर थोड़ा ये नहीं पढ़ना है, रॉन्ग है, इसका जिक्र यहाँ से है। तो भाग 20 संविधान का संशोधन। तो 368 के तहत संसद को शक्ति है संशोधन करने की, 368 के तहत। तो इतना क्लियर हो गया। अब भाग 21 पढ़ते हैं, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। तो 369 में राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानो वे संवर्ती सूची के विषय हों, 369 में है। 370 में जम्मू कश्मीर राज्यों के संबंध में अस्थायी उपबंध। अब 370 हट चुका है, अभी आपको पता होगा। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों के संबंध में है। अनुच्छेद 371 का नागालैंड के बारे में, 371 का असम, 371 का मणिपुर, 371 का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 371 अंगा में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। फिर उसके बाद चा में सिक्किम राज्य के संबंध में, छा में मिज़ोरम, ठीक। फिर उसके बाद जा में अरुणाचल प्रदेश, झा में गोवा। 372 में 372 अनुच्छेद में कहता है कि विद्यमान विधियों का प्रवर्तन बने रहना और उनका अनुकूलन। 372 का विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 373 में निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 374 में क्या है कि फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मजिस्ट्री के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 375 देखते हैं कि संविधान के उपबंध के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। 376 में अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। 370 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। 378 का में आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में। वहीं 392 में कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो 392 तक हो चुका है। अब 393 की बात करें, ठीक। विभाग 22, इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो 393 में संक्षिप्त नाम, 394 में प्रारंभ, 394 का में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ और 355 निरसन। तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे आप लोगों ने देखे, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे कुछ। अब हम अनुसूचियों की बात कर लेते हैं। देखिए, मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी हमारे भारतीय संविधान में, लेकिन 4 जोड़ी गई। पहली अनुसूची में राज्य और संघ शासित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची जो है वो क्या बताती है, वेतन और भत्तों के बारे में है, ठीक। तो भाग का राष्ट्रपति और राज्य के बारे में उपबंध जो घा है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति, उपसभापति के बारे में उपबंध।
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो ये जितने भी हैं दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया। तो इन सबको वेतन और भत्ते जो मिलते हैं दूसरी अनुसूची के तहत, दूसरी अनुसूची में यही बताया गया। इसके बाद अनुसूची तीसरी में शपथ का वर्णन किया गया, लेकिन तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन नहीं है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। इसके बाद छठवीं अनुसूची में 4 जो राज्य हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। 7वीं अनुसूची में वही 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, ये भी याद रखना है। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक, और मूल में 14 थी। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण है। 10वीं में दल बदल संबंधी बातें हैं। 11वीं में पंचायत संबंधी बातें हैं। वहीं 12वीं नगर पालिका, ठीक। तो ये 12 अनुसूची हो गई। 12 अनुसूची में क्या क्या है ये भी आप समझ। तो ये भारत के और यहाँ पर आप देख रहे होंगे भारत की अंतरिम सरकार 1946। तो 1946 में जो भारत की अंतरिम सरकार बनी उसमें मंत्री कौन कौन से थे और उनको कौन कौन से पद दिए गए थे, तो ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम और कुछ समितियां यहाँ पे हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू समिति। जवाहरलाल नेहरू जो है वो संघीय, उनके अंडर कौन सी समितियाँ थी, संघीय, ठीक है, शक्ति संघीय संविधान समिति, राज्य समिति, तो ये आप याद कर सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर में रूपांतरण समिति। वल्लभ भाई पटेल के पास अल्पसंख्यक मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे, ठीक। ऐसे ही JB कृपलानी संबंधित है मूल अधिकार समिति से। SC मुखर्जी अल्पसंख्यक, राजेंद्र प्रसाद कानूनी प्रक्रिया समिति से। संविधान के स्रोत पढ़ लेते हैं कि जो भारतीय संविधान में कई सारी बातें ली गई हैं उनका स्रोत क्या है, ठीक। तो सबसे बड़ा स्रोत तो भारत शासन अधिनियम 1935 है। तो इससे क्या लिया गया है, संघीय योजना, राज्यपाल, कार्यपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन सुविधाएं एवं विस्तृत प्रशासन। ब्रिटेन के संविधान से हमारे देश के संविधान में क्या लिया गया है, तो राष्ट्रपति, ठीक, मंत्रियों का मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, संसदीय सरकार, 2 सदन वाला स्वरूप, ठीक। निचले सदन को उच्च सदन का अधिकार, निचले सदन है तो उत्तरदायी मंत्रिपरिषद, लोकसभा का अध्यक्ष एवं एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। और संसदीय व्यवस्था, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो लिखित संविधान, ठीक। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख कार्यपालक तथा तीनों सेनाओं का मुख्य सेना अध्यक्ष होता है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति। मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से। और सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के संविधान से। राज्यों का प्रावधान, न्याय एवं न्यायिक समीक्षा को स्वतंत्रता, प्रस्तावना एवं उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निरस्तीकरण, ये भी अमेरिका के संविधान से। अब बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य नीतियों का स्पष्टीकरण, राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया जो है और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, मजबूत संघ शासन योजना, राज्य एवं केंद्र की शक्तियों का वितरण एवं केंद्र के प्रति कर्तव्य भूमिका। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये सहमति सूची नहीं, ये समवर्ती सूची ली गई है। और देशिका जो नहीं हमारी प्रस्तावना उसकी भाषा, ठीक। और देशों के बीच व्यापार एवं वाणिज्य का पारस्परिक प्रावधान, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया गया। मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजनाएं हमारे रूस से ली गई हैं, ठीक। और अपनी इच्छा अनुसार आदर्शपूर्ण समान भाईचारा युक्त गणतंत्र की प्रस्तावना जो है फ्रांस के संविधान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और कानून द्वारा प्रक्रिया की स्थापना जापान के संविधान से ली गई है। पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो पहला जो संविधान संशोधन है वो प्रथम जो संविधान संशोधन है वो 1950 में हो। संविधान के अनुच्छेद 19 में मतलब संशोधन किए गए और नवी अनुसूची भी इसी के द्वारा जोड़ी गई। दूसरे संविधान संशोधन की बात करते हैं तो दूसरे संविधान संशोधन की कब हुआ था, 1952 में हुआ था। और इस संशोधन द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए प्रतिनिधित्व के अनुपात को पुनः समायोजित किया गया था।
7वां संशोधन अधिनियम 1956। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और परिणामिक परिवर्तनों को शामिल करने के उद्देश्य से यह संशोधन किया गया। मोटे तौर पर तत्कालीन राज्यों और राज्य क्षेत्रों का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकरण किया गया। संशोधन में लोकसभा का गठन, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, नए उच्च न्यायालयों की स्थापना और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के बारे में उपबंध में व्यवस्था की गई। ठीक, अब बात करते हैं 8वां संविधान संशोधन 1960। जो 8वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इसमें क्या था कि संसद और राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए स्थानों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष तक और बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। 9वां संशोधन अधिनियम 1960। भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए करारों के अनुसरण में पाकिस्तान को कतिपय राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण करने की दृष्टि से यह संशोधन किया गया। यह संशोधन इसलिए आवश्यक हुआ कि बेरूबाड़ी के हस्तांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि किसी राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देने के करार को अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई किसी विधि द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, अपितु उसे संविधान में संशोधन करके ही क्रियान्वित किया जा सकता है। 10वां संशोधन 1961 में हुआ। ये क्या था कि भाई दादरा और नगर हवेली के क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल करने और राष्ट्रपति की विनियम बनाने की शक्तियों के तहत उसमें प्रशासन व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद 240 और पहली अनुसूची को संशोधित किया गया। देखिए, अगर राज्यों में कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन होगा तो पहली अनुसूची में ही परिवर्तन होगा। 12वां संविधान संशोधन 1962। तो 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत इसमें संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया और प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 240 में संशोधन किया गया। ठीक, 13वां संविधान संशोधन 1962। तो इस संशोधन द्वारा भारत सरकार और नागा पीपल्स कन्वेंशन के बीच हुए एक करार के अनुसरण में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध के लिए एक नया अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया। 14वां संविधान संशोधन जो है 1962 में हुआ था। इसमें क्या था, इस अधिनियम के द्वारा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया और इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसदीय विधि द्वारा विधानमंडलों का गठन किया जा सका। 18वां संविधान संशोधन 1966। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 3 का संशोधन यह स्पष्ट करने के लिए किया गया कि राज्य शब्द में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल होगा और इस अनुच्छेद के तहत नया राज्य बनाने की शक्ति में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के एक भाग को किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से मिलाकर एक नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति को भी शामिल किया गया। इसके बाद 21वां संविधान संशोधन, ठीक, 1967। यह संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो हमने आपको बताया था कि मूल रूप से संविधान में 14 भाषाएं थी, तो 15वीं भाषा के रूप में 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को संविधान की 15वीं भाषा के रूप में मान्यता मिली। 22वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं 1969। यह अधिनियम असम राज्य में एक नए स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण करने की दृष्टि से लागू किया गया। ठीक, तो 22 तक हो गया है। 23वां पढ़ लेते हैं। 23वां संविधान संशोधन 1969 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा आंग्ल भारतीयों के लिए संसद और राज्य विधान मंडल में स्थानों के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष तक और बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 334 में फिर संशोधन किया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971 में इस संशोधन द्वारा रियासतों और शासकों के प्रीविपर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त किया। यह संशोधन माधवराव मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप पारित किया गया। 27वां संविधान संशोधन 1971 देखते हैं। तो यह संविधान संशोधन उत्तर पूर्वी राज्यों के पुनर्गठन के कारण आवश्यक कतिपय बातों की व्यवस्था करने के लिए पारित किया गया। एक नया अनुच्छेद 239 खा जोड़ा गया, जिसमें कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन अध्यादेश जारी करने के लिए समर्थ हो गए।
31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973। इस अधिनियम द्वारा अन्य बातों के साथ साथ लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई। इसके बाद 38वां संविधान संशोधन 1975। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123, 213 और 352 में संशोधन करके यह उपबंध किया गया कि इन अनुच्छेदों में उल्लिखित राष्ट्रपति या राज्यपाल के संवैधानिक निर्णय को किसी भी न्यायालय में आत्मसंतुष्टि के लिए चुनौती दी जा सकेगी। ठीक, अब 39वां संशोधन अधिनियम 1975। इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों का ऐसे प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकेगा जो संसदीय कानून द्वारा नियुक्त किया जाए। इस अधिनियम द्वारा नवी अनुसूची में कतिपय केंद्रीय कानूनों को भी शामिल किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनेक महत्वपूर्ण संशोधन किए गए और ये संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए थे। ठीक, तो इसके अंदर काफ़ी हैं संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978। तो संपत्ति के अधिकार को, जिसके कारण संविधान में कई संशोधन करने पड़े, मूल अधिकार के रूप में हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिया गया 300 का के तहत। फिर भी यह सुनिश्चित किया गया कि संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से हटाने से अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और संचालन संबंधी अधिकारों पर कोई प्रभाव न पड़े। तो 44 तक हो गए। इसके बाद हम लोग 45वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं। 45वां संविधान संशोधन थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। यह अधिनियम संसद तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीयों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी व्यवस्था को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। 52वां संविधान संशोधन। इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई संसद सदस्य या विधान सदस्य दल बदल करता है, ठीक, या दल द्वारा निकाल दिया जाता है, तो उसे चुनाव में खड़ा किया, जिसने उसे चुनाव में खड़ा किया था, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो चुने जाने के 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा। इसके बाद 53वां संविधान संशोधन। यह भारत सरकार और मिजोरम सरकार द्वारा मिजोरम नेशनल फ्रंट के साथ 30 जून 1986 को हुए मिजोरम समझौते को लागू करने के लिए बनाया गया। इसके लिए नया अनुच्छेद 371G संविधान में जोड़ा गया। 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। इसमें केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिए जाने के भारत सरकार के प्रस्ताव को लागू किया गया और एक नया अनुच्छेद 371AH जोड़ा गया। 56वां संविधान संशोधन 1987। भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव के गोवा जिलों में शामिल क्षेत्र को गोवा राज्य के रूप में तथा उसी केंद्र शासित प्रदेश के दमन व दीव में शामिल क्षेत्र को दमन व दीव नामक एक नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन करने का प्रस्ताव किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989। तो इस अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की जो आयु है, तो ये इस प्रकार ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो मतदान की आयु 18 से 21 वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई, ये 61वां संविधान संशोधन के तहत की गई है। इसके बाद 62वां संविधान संशोधन। तो इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 334 को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन द्वारा प्रतिनिधित्व 10 साल तक जारी रहेगा। 71वां संविधान संशोधन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे 21 के बाद 21वां संविधान संशोधन आप लोगों ने पढ़ा था ना कि संविधान में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद उसी क्रम में उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में 8वीं अनुसूची में संशोधित करके 3 और भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक, तो ये हो गई। 73वां संविधान संशोधन। इस अधिनियम में संविधान में पंचायत से संबंधित एक नया पैरा 9 जोड़ा गया। इसका उद्देश्य अन्य चीज़ों के अलावा एक गांव में अथवा गांव के समूह में ग्राम सभा स्थापित करना। तो मोटा मोटा जाने कि 73वां संविधान संशोधन
73वां संविधान संशोधन नियम ये 1992 में हुआ था, 1993 में तो लागू हुआ था। तो 1973वां संविधान संशोधन जो है वो जो ग्राम सभा से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है, इतना याद रखिए बस। 94वां संविधान संशोधन 2006 संविधान, और जो 74वां संविधान संशोधन है वो नगर पालिका से संबंधित है, ये भी याद कर लीजिए। 94वां संविधान संशोधन 2006, तो संविधान के अनुच्छेद 164 की धारा 1 के प्रावधान में बिहार शब्द के स्थान पर झारखंड छत्तीसगढ़ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। 96वां संविधान संशोधन 2001, 96वां संविधान संशोधन 2001 संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा जाए। 97वां संविधान संशोधन 2011, तो 19(1) ग में अथवा संघों शब्दों के बाद अथवा सहकारी सोसाइटी शब्द जोड़े गए। अनुच्छेद 43 का यानी सहकारी सोसाइटियों के संवर्धन को शामिल किया गया। 98वां संविधान संशोधन 2012 में हुआ। इसमें क्या था कि संविधान के अनुच्छेद 371 जे में शामिल किया गया। इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक के क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, तो इसमें ना एक NGAC मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की बात के बारे में बात हुई थी, ठीक, जिससे कि अनुच्छेद 124, 124 ख और ग में कुछ चेंजेस लाने के लिए, जैसे नया अनुच्छेद 124 का 124 ख ग को संविधान के अनुच्छेद 124 के बाद शामिल किया गया। इस अधिनियम प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संगठन तथा अधिकार को भी तैयार करता है। 100वां संविधान संशोधन क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। संविधान की प्रथम अनुसूची को 16 मई 1974 को हस्ताक्षरित भू सीमा के सीमांकन के समझौते तथा दिनांक 6 सितंबर 2011 को हस्ताक्षरित करके मूल पत्र के अनुसरण में हानिकर अधिपत्य को बनाए रखते हुए विदेशी अंतर क्षेत्र की अदला बदली के माध्यम से भारत द्वारा राज्य क्षेत्र का हस्तांतरण करने के प्रयोजन को लागू करने के लिए इसे संशोधित किया गया। 101वां जो है वो GST से संबंधित है, ठीक। 102वां संविधान संशोधन जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है, आयोग को संवैधानिक दर्जा संबंधित है। 103वां जो है वो EWS के लिए 10% आरक्षण के लिए है। और 104वां संविधान संशोधन की संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 80 वर्ष के पश्चात न रहना, इसके बारे में बताया गया है। महत्वपूर्ण बदलाव वाले अधिनियम, कुछ अधिनियम भी हैं, जैसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का संशोधन 2019, मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज अधिनियम 2019 3 तलाक वाला, ठीक। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, ठीक। और 370 का 72 साल के बाद अनुच्छेद 370 का अंत हो गया। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को क्या कर दिया गया, मतलब एक कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संबंधी जो संशोधन हुआ 2019 में, इसके बाद जो संख्या कितनी हो गई, न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई है, ठीक। तो यहाँ पर जो पूरा वीडियो है, संपूर्ण वीडियो है, ख़त्म हो चुका है। आपने शुरुआत करी थी प्यारी सी प्रस्तावना से, ठीक है। तो भारतीय संविधान में दी गई है, ठीक, भारत का संविधान। तो यहाँ पे जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको सारी बताने की कोशिश करी है। वीडियो भले ही लंबे है, लेकिन एक बार आप उसको ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और जिसने भी इस वीडियो को पूरा देखा है मैं उसको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार द कॉपी पेन फैमिली के साथ बनाए रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक। तो फिर इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, ठीक। और फिर से बताना चाहूँगा कि जिसने भी इस वीडियो को पूरा देखा है उसके लिए तालियां बजा दें, ठीक, ज़ोरदार तालियां आप सभी लोग अपने अपने घरों में बजा दीजिए और धन्यवाद उस व्यक्ति को। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।